This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. रिकॉर्डिंग हो रहा है स्क्रीन शेयर। हाँ भाई हाँ। हाँ तो भाई मुझे जल्दी से बता दो कितने लोगों ने सीएच कंप्लीट कर लिया है, कितने लोगों का अभी सीएच का प्रिपरेशन चल रहा है, जल्दी से बता दो। देख ये जो दो बंदे अभी आए हैं ना, ठीक है, इन दोनों ने कुछ नहीं किया, मतलब इनका नेटवर्किंग हुआ और लाइन स्टार्ट हुआ अभी। ये तो बिल्कुल समझ ले, बिल्कुल नए है, फ्रेश है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी या तुझे पता ही है। तो सीएच थ्योरेटिकल के लिए ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रैक्टिकल के लिए? फिलहाल तो सर्टिफिकेशन के लिए किसी करेगा कुलदीप, सर्टिफिकेट करेगा के? हाँ सर्टिफिकेट करूँगा। प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल बाद में देखा है, पहले थ्योरी तो करेंगे उसमें। कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। ये सीएच का तुम्हारा पहला मॉड्यूल होगा, इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। नेटवर्किंग से स्टार्ट नहीं कराएगा? नेटवर्किंग का मैंने बोल दिया था कि नेटवर्किंग जो है रिक्वायरमेंट होगा, नेटवर्किंग तो आना चाहिए। और मैंने टेलीग्राम पे आपको लिंक भी सेंड कर दिया है, जिसको वो तो मैं भेज दूंगा ये नोट्स, कोई नहीं। भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे भी मैंने डाल दिया है। आराम से 20 से 22 घंटे का पीडीएफ है, उसने पूरा टाइम अलॉट करके रखा है कितने टाइमिंग में आपको क्या करना है। आराम से करो, कोई इशू की बात नहीं है। तो बेसिक लाइनक्स तो करा दे। करेंगे हम, कमांड लाइन में करेंगे लिनक्स बाद में, अभी 2-4 दिन। ठीक है ठीक है। लो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, एक तरफ से करेंगे। लिनक्स ही नहीं, यहाँ तक कि हम विंडोज़ भी करेंगे कमांड लाइन। ठीक है, तो ठीक है। पीयूष को छोड़ के कोई बता सकता है कि इथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी, मनीष, कुलदीप। मनीष तू तो माइक बंद मत रखे। एथिकल हैकिंग का मतलब वही जो भी है किसी भी सिस्टम को, सिस्टम का एक्सेस लेना एथिकली, या एथिकली यानी उसकी परमिशन लेते हैं। परमिशन किसकी लेते हैं? जो भी उसका एडमिन या यूजर हो। यस, ऑर्गेनाइजेशन का परमिशन लोगे तुम, या फिर जो उसका भी, जो भी उसका ऑनर। ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होगा एक्सेस करने, ऑथराइज करने, एक्सेस करना, तो उसकी परमिशन लेंगे। देख सकते हो व्हाट इज़ हैकिंग, पहला टॉपिक है व्हाट इज़ हैकिंग। तो हैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेज बाय कंप्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी। तो बेसिकली हैकिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना। वो हमारा बात की बात आएगा कि हम ब्लैक हैट हैकिंग कर रहे हैं, उसका क्या कंसेंट होगा या क्या मोटिवेशन है, या अगर हम वाइट हैट हैक कर रहे हैं तो हमारा क्या कंसेंट होगा या क्या मोटिवेशन होगा, हम किससे परमिशन ले रहे हैं। बट किसी भी सिस्टम में अगर तुम अनऑथराइज एक्सेस ले रहे हो वो हैकिंग कहलाती है। एंड एग्जाम्पल ऑफ हैकिंग में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ डिफॉल्ट पासवर्ड टू गेन एक्सेस टू द डेटा स्टोर इनसाइड द सिस्टम। तो भाई इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम एक राउटर इंस्टॉल करते हो, अगर उसका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल होता है, अगर जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अगर चेंज नहीं करते हो तो कोई भी तुम्हारे राउटर का एक्सेस ले सकता है। अगर वो ब्रीच डेटा में तुम्हारे राउटर का पासवर्ड अगर उसको मिलता है तो उसके थ्रू वो ब्रूट फोर्सिंग या डॉस अटैक कुछ भी कर सकता है एक्सेस लेने के लिए। और अगर एक्सेस लेता है तो वो तुम्हारे राउटर के थ्रू तुम्हारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारे पूरे नेटवर्क में, तुम्हारे सिस्टम में कुछ भी कर सकता है। लाइक मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है, बैकडोर क्रिएट कर सकता है और कमांड एंड कंट्रोल कर सकता है। ये सारी चीज़ें भी आगे हम देख लेंगे। एंड व्हाट इज इथिकल हैकिंग? Ethical hacking, sometimes called as penetration testing, is an act of penetrating into a system or network to find out threats, vulnerabilities in those systems, which is malicious attacker may find and exploit, causing loss of data, financial loss, or other major damage. तो ethical hacking में हम बेसिकली करते क्या हैं, हम ओनर की परमिशन लेते हैं और उसके नेटवर्क का या उसके ऑर्गेनाइजेशन का हम
वो हम पेनिट्रेट करते हैं लीगली। समझ में आया? तो इसमें सामने वाले की मतलब पूरी परमिशन चाहिए होती है, उसमें एक रिटर्न वो देते हैं तुम्हें पूरा एक्सेस के लिए कि तुम क्या क्या कर सकते हो। इसमें एक और चीज है, हम है ना किसी भी उस पे डॉस अटैक नहीं कर सकते। अगर हम किसी पे रिटर्न परमिशन ले रहे हैं तो उसमें लिखा होता है कि हम डॉस अटैक नहीं कर सकते। तो यस। डॉस अटैक होता है उसको बिल्कुल मतलब बंद कर देता है। अगर कोई वेबसाइट है उस पर हम डॉस अटैक करते हैं तो वो उसके सर्वर को डाउन कर देता है। तो वो उसमें ऑथराइज नहीं होता है कि उसको हम कर नहीं सकते हैं। बाकी जो जो चीजें वो ऑथराइज, अच्छा इसमें एक और चीज होती है कि वो जो बना के देते हैं फाइल, उसमें लिखा होता है कि कौन सा टूल यूज करना है और क्या करना है। अगर उनके अलावा कोई टूल यूज करते हैं तो वो फिर अनइथिकल में आ जाता है। बिल्कुल। एंड द व्हाट इज द पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग? तो इसका पर्पस क्या होता है एथिकल हैकिंग का? द पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग इज टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी of the network or system by fixing the vulnerabilities found during testing। तो जब भी कोई इसका हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को या सिस्टम्स को, बेसिकली नेटवर्क एंड सिस्टम में बहुत डिफरेंस आ जाता है, वो पेनिट्रेट करता है, उसके बाद वो जो भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करेगा वो ऑनर से, फिर ऑनर को वो रिस्पॉन्स देगा कि हाँ हमने आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क में ये वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट की हैं और इसके क्या मिटिगेशंस हैं, हम कैसे इससे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। एंड हु इज़ एन इथिकल हैकर? एन इथिकल hacker is a skilled professional who has excellent technical knowledge and skills and known how to identify and exploit vulnerabilities in target system। so basically हमारे जो ethical hackers होते हैं, skilled professional होते हैं, उनको बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, नेटवर्किंग का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का अच्छा नॉलेज होता है, जिसका यूज वो करते हैं किसी भी नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। एंड उसके बाद वो ऑनर्स को रिपोर्ट करते हैं। एंड उसके बाद हमारे हैकर्स के टाइप आ जाते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ। अच्छा एक चीज और कुलदीप, कोई भी क्वेश्चन हो तो बूझ लेनो, ना सोचिए कि वो यहाँ पे कद्दू हम सा क्वेश्चन है बिल्कुल हम या केस नहीं होते हैं, कुछ भी हो उनसे छोटे से छोटा, कितना है छोटा क्वेश्चन हो बेशक बूझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ओके। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम सीखने ही बैठे हैं। और भाई मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल ट्रेनर मैं भी नहीं हूँ, बट हाँ हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमको सोल्यूशन ही निकालना है, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को सीखना ही है बस, और इतने से ही मतलब है। तो यहाँ पे आ जाता है फिर हमारा टाइप्स ऑफ हैकर्स, कि हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं। और ये चीज़ आपका जस्ट किसी भी हैकर के कंसेंट पे, मोटिवेशन एंड उसके गोल पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई भी हैकर, कि उसका मोटिवेशन क्या है और एट द लास्ट उसका गोल क्या है। और कंसेंट का मतलब हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन ले रहा है या नहीं ले रहा है। यहाँ पे आप क्या आ जाते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडीज आ जाते हैं लाइक मनीष, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, एंड फिर आपके आते हैं हैकिविस्ट। एंड रेदर देन दिस हैकर्स के टाइप बहुत होते हैं, लाइक गेमिंग हैकर्स भी हो जाते हैं, कुछ कुछ क्रिप्टर्स भी होते हैं, क्रैकर्स भी होते हैं। सुसाइडल हैकर्स भी होते हैं क्रिप्टर्स नहीं, क्रैक, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ होता रहे, हमें तो करना है। वही चीज़ें। और इनका जस्ट इनके मोटिवेशन और कंसेंट एंड इनका गोल डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे हैकिंग के। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। So black hat hackers are also known as unethical hacker or a cracker. These people hack the system illegally to steal money or to achieve their own illegal goals. They find banks or other companies with weak security and steal money or credit card information. They can also modify or destroy. यहाँ पे थोड़ी सी They can also modify or destroy the data as well. Black hat hacking is illegal. तो जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनको कंसेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता उनका, वो जस्ट रिजल्ट का वो नहीं देखते कि हम जो भी हम उनका मोटिवेशन है वो हैकिंग कर रहे हैं उससे क्या रिजल्ट आएगा, या
टारगेट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जस्ट अपना गोल अचीव करना होता है। और कुछ इसमें से साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जो लाइक बैंक डिटेल्स चोरी करते हैं या इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड के डिटेल स्टोर करके कार्डिंग वगैरह भी करते हैं। वो सारे आपके ब्लैक हैट हैकर्स में की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। बेसिकली जो ब्लैक हैट है वो सिर्फ पैसों के लिए होते हैं। यस। उन्हें पैसों से मतलब से कैसे ही आए। अभी याद होगा एम्स पे अटैक हुआ था जब उन्होंने 200 करोड़ मांगे थे, तो ब्लैक हैट हैकर्स थे, उन्हें पैसों से मतलब और कोई काम नहीं, उन्हें पैसे चाहिए कहीं से आ आपको जाए। ब्लैक हैट हैकर्स कहीं भी मिल सकते वो हैं, हमें नहीं बनना है, आपको पता है। वो हाँ, हमें बिल्कुल भी आपको नहीं बनना बनना है। भी नहीं है, ये भी है, कभी भी नहीं। अगर आप इथिकल हैकिंग में आ रहे हो तो इथिकल वर्ड की एक मीनिंग होती है, उसको आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। और बी इथिकल ऑलवेज। एंड सेकंड हमारा आता है वाइट हैट हैकर्स। तो वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? White hat hackers are also known as ethical hackers. They never intend to harm a system. Rather, they try to find out weakness in a computer or a network system as a part of penetration testing or vulnerability assessment. Companies hire them to test their system. तो अभी जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेते हैं, उनके फिर नेटवर्क सिस्टम्स एंड जो भी होती हैं सर्वर्स वगैरह का पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और फिर रिपोर्ट राइटिंग करके ओनर को शो करते हैं कि आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं और इसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, कुलदीप जी समझ में आ रहा है? हाँ भाई। कहीं भी प्रॉब्लम होगा कोई इशू नहीं, आप कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछ सकते हो। एंड थर्ड हमारे आ जाते हैं ग्रे हैट हैकर्स। तो मेनली ग्रे हैट हैकर्स, आपने बग बाउंटी का नाम सुना है? बग बाउंटी हैकर्स, हंटर्स। शायद। यस। तो बग हंटर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ग्रे हैट हैकर्स में आते। तो वो वाइट हैट हैकर में है, बाकी जो ज़्यादातर परसेंटेज जो होती है वो ग्रे हैट हैकर्स की बग बाउंटीज की होती है, बग बाउंटी हंटर्स की होती है। इसमें देखोगे आप तो ग्रे हैट हैकर्स आर ब्लेंड ऑफ बोथ ब्लैक हैट एंड वाइट हैट हैकर्स, मतलब ये मिक्स होते हैं, एक तरह से मिक्सअप होते हैं ethical hackers के and black hat hackers के। They act without malicious intent, but for their fun, they exploit a security weakness in a computer system or network without the owner permission or knowledge। तो ये ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं ये किसी भी टारगेट सिस्टम या किसी भी नेटवर्क में बिना ऑनर की परमिशन के वो एंट्री ले लेते हैं, बट वो मैलिशियस एक्टिविटीज उतने हद तक नहीं करते जितना ब्लैक हैट हैकर करके जा सकता है। वो जस्ट उसमें कुछ वीकनेसेस फाइंड आउट करेंगे और फिर ओनर को रिपोर्ट करेंगे कि हाँ हमने आपके सिस्टम को पेनिट्रेट किया एंड हमको ये वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट हुई हैं, और उसके लिए फिर वो बाउंटीज की रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें से आई थिंक दिया होगा द एंटिटी इंटरेस्ट टू ब्रिंग बैक आउट ओनर ऑफ गेटिंग अ लिटिल बाउंटी फ्रॉम द ओनर। ठीक है, ये आपने सुना होगा बग बाउंटी हैकर्स होते हैं मेनली, आप अगर लिंक्डइन वगैरह पे भी देखते होगे तो जो वहाँ पे बग हंटर्स होते हैं वो हमेशा परमिशन लेके ही नहीं करते। वो कभी कभी जो ऐसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं जो प्रोफेशनल हैं बेसिकली, वो लगे रहते हैं 1 महीने 2 महीने, जब भी वो फाइंड आउट कर ले जाएंगे तब वो ओनर को दिखाएंगे कि हाँ हमने आपके सिस्टम को पेनिट्रेट किया एंड ये वल्नरेबिलिटीज हमने फाइंड आउट की है। और उसके बाद वो बाउंटीज की डिमांड करते हैं या करते नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, अगर वल्नरेबिलिटीज उनकी हाई लेवल की है, लाइक वल्नरेबिलिटीज का एक वे होता है कि हाँ कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, P1 में आ रहा है, P2 में आ रहा है, P3 में आ रहा है या P4 में आ रहा है, उसकी कैटेगरीज होती हैं बग की, तो उसके हिसाब से फिर उनको बाउंटीज मिलती है। एंड फोर्थ हमारे आ जाते हैं सुसाइड हैकर्स। तो सुसाइड हैकर्स आर दोज हु एम टू ब्रिंग डाउन क्रिटिकल infrastructure for a cause and are not worried about facing jail terms or any other kind of punishment. Suicide hackers are similar to suicide bombers who sacrifice their life for an attack and are thus not concerned with the consequence of their actions। सुसाइड हैकर्स मेनली क्या होते हैं, एक तरह से जैसे आपने देखा होगा टेररिस्ट वगैरह होते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, उनको अपनी लाइफ की परवाह नहीं होती है, वो कहीं पे भी अपने आप को ब्लास्ट वगैरह कर लेते हैं
और उन 2-4 लोगों को और लेके जाते हैं बस। उसी तरह सुसाइड हैकर्स होते हैं हमारे हैकिंग फील्ड में, जिनको अपनी लाइफ की परवाह नहीं होती और ना तो वो बिना किसी ओनर की परमिशन या कंसेंट के वो डायरेक्ट सिस्टम को हैक करते हैं। एक तरह से आपके सुसाइड हैकर्स देखा जाए तो ब्लैक हैट हैकर्स ही हो जाएंगे। वो जस्ट जब तक वो पकड़े नहीं जा रहे हैं तब ही सेफ है, बाकी पकड़े जाने के बाद उनको जेल फेस करना पड़ सकता है। एंड फिफ्थ हमारे आते हैं स्क्रिप्ट किडीज। तो स्क्रिप्ट किडीज आर अमेचर इन दिस फील्ड ऑफ हैकिंग। तो बेसिकली स्क्रिप्ट किडीज होते क्या हैं, इनको हैकिंग का बेसिकली नॉलेज होता नहीं है, ना तो इनको हैकिंग का नॉलेज होता है, ना इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, ना तो इनको नेटवर्किंग का नॉलेज होता है अच्छे से। ये जस्ट करते क्या हैं, जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं वो जो टूल्स वगैरह बनाते हैं, लाइक अगर डॉस का किसी हैकर ने टूल बनाया है, प्रोफेशनल हैकर ने टूल बनाया है, तो ये उस टूल का यूज करके किसी टारगेट को डाउन करने का ट्राई करेंगे या फिर अपना गोल अचीव करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। सिक्स्थ हमारा आ जाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर आर those individual employees by the government of to penetrate gain top secret information and damage the information system of the other government। तो ये बेसिकली होते क्या है, हर कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी एक टीम रखती है हैकर्स की। वो अदर कंट्रीज के साइबर स्पेस पे अटैक करते हैं और वहाँ से जितना भी डेटा वो गेन करना चाहते हैं, अगर गेन कर पा रहे हैं तो ठीक है, वो लाइव अटैक करते रहते हैं हमेशा। एंड लास्ट हमारा आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हैक्टिविस्ट। मेनली आपको 4 ही 5 चीज़ों पे ध्यान देना है अगर हैकर्स के टाइप में आ जाता है तो, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, वाइट हैट एंड हैक्टिविस्ट। और अभी बताता हूँ क्यों। Activists break into government or corporate computer system as an act of protest. In general, most activists involve website defacement or denial of service attack. आपने कभी एनोनमस ग्रुप का नाम सुना है? कुलदीप, मनीष, गरिमा, पीयूष, पीयूष, हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई इशू नहीं है, रुक जाओ देखते हैं। मेरे को भेज दियो ये फाइल। यार ये नेटवर्क का इशू क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मैं मॉर्निंग में भी किया था, कोई इशू नहीं हुआ था। तो कहाँ तक आप लोग देखे थे? ये स्क्रिप्ट किडी, कहाँ तक आ रहा था? स्क्रिप्ट किडीज तक। स्क्रिप्ट किडी। फिर आ करो, उससे मुझे पता चलता है। बाकी मैं राउटर सही करवाता हूँ एक दो दिन में, कोई इशू नहीं है। तो स्क्रिप्ट किडीज हमारे जो होते हैं उनको बेसिकली ना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है अच्छे से, ना तो नेटवर्किंग का नॉलेज होता है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज होता है। वो जस्ट क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं उनके टूल्स को उठाते हैं और डॉस अटैक परफॉर्म करते हैं या फिशिंग अटैक करते हैं या कोई किसी भी टाइप का अटैक कर सकते हैं, लाइक मैन इन द मिडल अटैक। जो भी टूल्स वो उठाएंगे डिपेंड करता है उनका इंटेंट क्या है एंड उनका गोल क्या है, वो करते हैं। एंड उनको नॉलेज कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट दूसरे का टूल यूज करते हैं और परफॉर्म करते हैं और पकड़े जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर आप हैकिंग करते हो, सीधी सी बात है, तो आप गलती करोगे ही करोगे। उसके बाद हमारे आ जाते तो जब हैं स्टेट इन स्पॉन्सर्ड कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर। ये मेनली क्या मेरी वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही स्क्रीन ही नहीं शेयर होगी ना। भाई। आज कौन सा दिन है पीयूष? 2-3 दिन से हम लोग का हम्म, अभी हो रहा अब है? आ रही है। ठीक है। हाँ तो ठीक है। 6 आता है हमारा स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या होते हैं, लाइक अगर इंडिया में अगर आप देखो तो अगर यूपी की गवर्नमेंट है या हरियाणा की गवर्नमेंट है या दिल्ली की गवर्नमेंट है, कहीं की भी गवर्नमेंट हो स्टेट लेवल की, तो उनकी एक हैकर्स की टीम होती है, वाइट हैट हैकर्स की मेनली। क्या करते हैं, दूसरे स्टेट्स के जो भी सिस्टम्स होते हैं, लाइक
जो भी गवर्नमेंट होगी उनको पेनिट्रेट करने का ट्राई करते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने का ट्राई करते हैं, उनका डेटा वगैरह लीक करने का ट्राई करते हैं। ये सारी चीज़ होती है। और जो कंट्री स्पॉन्सर्ड होते हैं, लाइक सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो रशिया यूज करता है इस टाइप के हैकर्स को। रशिया एंड चाइना सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। फिर आता है आपका अमेरिका। अभी रशिया और अमेरिका की साइबर वॉर भी चल रही है। यस, तो 2-4 कंट्रीज हैं जो बहुत ही फेमस हैं इन सब के मामले में, लाइक रसिया, चाइना एंड आपका आ जाएगा अमेरिका भी है। क्या हो गया, फिर इंडिया भी आ जाता है। इंडिया भी टॉप 5-6 में आ जाता है। और पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान के भी हैकर्स होते हैं जो मेनली इंडिया पे अटैक करते हैं या बांग्लादेश पे अटैक करते हैं, यहाँ तक कि चाइना पे भी अटैक करते हैं, अमेरिका पे भी अटैक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस चीज़ को आप देख सकते हो लाइव, जो साइबर अटैक का मैप होता है वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्री किस टाइम पे कौन से कंट्री पे अटैक कर रहा है। तो यही सारे हैकर्स होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो होते हैं या कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं। और इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, तो आप इनके तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। एंड लास्ट हमारे आते हैं हैक्टिविस्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, हैक्टिविस्ट क्या होते हैं? हैक्टिविस्ट ब्रेक इनटू गवर्नमेंट ऑफ करप्ट corporate computer system as an act of protest. In general, most activists involve website defacement or denial of service attack. To know more about hacker, अच्छा ये लिंक है। हैक्टिविस्ट क्या होते हैं बेसिकली हमारे, आपने जैसे एनोनिमस ग्रुप का नाम सुना है किसी ने? एनोनिमस ग्रुप क्या करता है, वो जैसे अगर उनको फील हो रहा है कि एक तरह से जैसे आप मान के चलो स्ट्राइक देते हैं ना कुछ लोग, अगर उनको बस जैसे आंदोलन करते हैं हाँ, उसी तरह से होता है इनका काम कि स्ट्राइक अगर ये देख लेते हैं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े रहते हैं उन लोग। साथ खड़े रहते ये हैं। बेसिक काम यही होता है इनका। और ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर के लेवल के ही आते हैं ये। एक्टिविस्ट किसी कंट्री के लिए भी काम कर सकते हैं, लाइक एनोनिमस ग्रुप हमेशा लगभग अमेरिका के ऊपर अटैक करता रहता है, उनको बताता रहता है कि हम अभी हैं, हमसे हम अभी बैठे हैं। सावधान रहने की ज़रूरतें हैं आपको, हाँ। यही चीज़ें। तो इतने आपके हैकर्स के टाइप हैं, बट मेनली आपको भाई डिफेंड किन से करना है आपको इन फ्यूचर? ब्लैक हैट हैकर से। ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट, इनसे डरने की ज़रूरत है नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते आपका। एंड हैक्टिविस्ट जो होते हैं, हैक्टिविस्ट का आप जब माइटर अटैक पढ़ोगे ना इन फ्यूचर, तो वहाँ पे आपको हैक्टिविस्ट के बारे में पता चलेगा, लाइक एनोनिमस ग्रुप क्या है, लाइजरस ग्रुप क्या है। लाइजरस आपका आई थिंक चाइना का है, एंड एक गोरिल्ला करके है चाइना का ग्रुप, बहुत ही अच्छा है, उन्होंने किया हुआ है। एपीटी आप जब पढ़ोगे, अगर किसी ने वो देखी हो एडवांस परसिस्टेंट, और मिस्टर रोबोट सीरीज देखी हुई कुलदीप ने, उनमें जो उनका खुद का सोसाइटी ग्रुप था, यस, वो ये काम होगा बेसिकली इनका। जो मिस्टर रोबोट में था ना सोसाइटी का, कि वो उस कंपनी ने डाउन करना चाहते, जो कंपनी मतलब वो करने लग रही थी, लोग आगे गले खेलने लग रही थी, तो एक्टिविस्ट का काम यही हुआ, एक तरह का सोसाइटी ग्रुप की तरह काम करेंगे। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा रूल्स फॉर इथिकल हैकर। रूल्स फॉर इथिकल हैकर, तो कौन कौन से रूल को लाइफ में आपको लेके चलना है अगर आप एक इथिकल हैकर हो तो? गेट अ रिटन परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर परफॉर्मिंग द हैकिंग, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट टू द ओनर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द वीकनेस, इन्फॉर्म द रिलेटेड इशू टू द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वेंडर। इसमें आपको बेसिकली करना जो चीज़ मैंने पहले बताया कि आपको ओनर से परमिशन लेना है अगर आप एक इथिकल हैकर हो। आप उसके टारगेट सिस्टम पे या नेटवर्क पे जब भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जाओगे तो आपको लीगली परमिशन, रिटन परमिशन लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप सिस्टम को पेनिट्रेट करोगे, एंड एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप कुछ भी डेटा विदाउट ओनर परमिशन आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, लाइक सोशल मीडिया पे, या जब तक उसका ओनर परमिशन आपको नहीं देता। आप अगर कुछ वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट भी करते हो तब भी आप नहीं करते जब तक कि वो बग, अगर बग आपने कोई फाइंड आउट किया किसी वेबसाइट में, तो जब तक वो बग उस वेबसाइट में फिक्स नहीं कर दिया जाता तब तक आप नहीं करोगे। आप जैसे अगर देखते हो कि लिंक्डइन वगैरह पे जो लोग शेयर करते हैं कि हमने ये बग फाइंड आउट किया, तो जब आप उसको फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो तभी शेयर करते हैं जब वो पूरी तरीके से फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एंड उसके बाद आता है हमारा टाइप्स
टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इसमें मेनली स्पैम हो गया, फेक मेलिंग सिस्टम, प्राइवेसी वायलेशन, एक्सपोजिंग द डेटा ओवर द इंटरनेट, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम नेटवर्क, MITM वगैरह के थ्रू आप कर सकते हो, वाईफाई अटैक, वायरलेस डिवाइसेस के अटैक जो होते हैं वो मेनली आ जाते हैं इसमें। शेयरिंग कॉपीराइट फाइल, जैसे अगर आपने सुना होगा पायरेसी के बारे में, तो मेनली यही है। हाँ, जो गेट इनटू पीसी पर से हम डाउनलोड करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। एंड उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, एक तरह से नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेस। लाइक आप अगर ट्रांजेक्शन आपकी कंट्री में, लाइक अगर बिटकॉइन बैन है, आप बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करते हो तब भी आप इलीगल हैकिंग कर रहे हो। एंड ATM फ्रॉड्स हो गया, क्लोनिंग ATM सिम कार्ड या क्लोनिंग सिम कार्ड। बेसिकली इस टाइम पे सिम कार्ड बहुत ज़्यादा क्लोन कर लिए जाते हैं, ATM की बात ही छोड़ दो, सिम कार्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप किसी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन पे अगर डॉस अटैक करते हो तब भी आप ब्लैक हैट हैकिंग में आ जाओगे। लास्ट ATM अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, कैप्चरिंग पैकेट्स। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बाई चांस आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप उसके राउटर से कनेक्टेड हो या नहीं हो, किसी तरह आपने उसके राउटर का पासवर्ड भी क्रैक किया, उसके बाद आप नेटवर्क की स्निफिंग करते हो, ट्राई करते हो कि कौन सा यूज़र कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उसको आप अगर डंप कर ले जाते हो तो वो भी एक तरह से साइबर क्राइम में आता है, अगर लीगल परमिशन नहीं है। एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में आ जाता है आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपके आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर बैंकिंग प्रोरैक्टिस, क्या है ये। तो आपने अभी सुना होगा 1 साल 2 साल पहले किसी ना, बट किसी हॉस्पिटल के बाहर से ना डंपस्टर डाइविंग का नाम सुना है किसी ने? डंपस्टर डाइविंग, नहीं। डंपस्टर डाइविंग में आपका वो सोशल, डंपस्टर डाइविंग में होता क्या है, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अगर वहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स ऐसे कुछ काम हो रहे हैं जहाँ पे कुछ आपको काम की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लाइक अगर आपके लोकल एरिया में कोई ऐसा सेंटर हो जहाँ पे आप पैन कार्ड वगैरह या आधार कार्ड वगैरह अपडेट करवाते हो या फोटो कॉपी वगैरह अगर वो कर रहे हैं, तो अगर आपका डिटेल चोरी करके वो सेल करते हैं तो उनको अच्छा खासा वो मनी के लिए सेल कर देते हैं। अगर कोई हैकर हुआ, अगर उसको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जा रही है एक तरह से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड बैंक डिटेल्स हो गया, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर, तो उसका कहीं ना कहीं वो गलत यूज कर सकता है। और मुझे याद नहीं आ रहा, बट अभी जल्द में ही किसी हॉस्पिटल से सारे डेटा जो लोग, लाइक मेडिकल का फॉर्म होता है ना किसी पेशेंट को एडमिट कराने के लिए, उसका लोग क्या करते हैं, हाँ ख़त्म हो गया, कुछ लोग फेंक देते हैं फिर, तो वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। आप अगर ATM यूज़ करते हो तो जो भी उसका स्लिप वगैरह निकल रहा है आप वहाँ पे मत फेंको, इससे भी आपकी प्राइवेसी जा सकती है, उसका गलत यूज कर सकता है। और अगर आप कर भी रहे हो तो उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दो। एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन में आपका वही पॉलिसीज डाइजीज के बारे में आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें क्या होता है कि हेल्थ केयर रिलेटेड एक डिवाइस आता है हार्ट के लिए, हाँ, पेस मेकर। साउथ की एक मूवी थी पेस मेकर। तो अगर आपको पता है तो उस लेवल पे भी आप जा सकते हो। लाइक अगर कोई ह्यूमन है आपका टारगेट, वैसे आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ये सारी चीज़ें ब्लैक हैट हैकिंग में आती है, बट मैं बता रहा हूँ एज एन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इससे भी आपको बहुत सारा डेटा, ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। लाइक सोशल मीडिया से ही आप कलेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग शेयर कर देते हैं जो जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो साइबर क्राइम से ज़्यादा अवेयर नहीं है, ठीक है। एंड आता है फिर हमारा मोटिव फॉर हैकिंग। फर्स्ट आता है हॉबी, सेकेंड डिफेम रिवेंज, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, लीकिंग इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी रीजन, पेनिट्रेशन। में कोई भी हैकर एक एज अ हॉबी भी हैकिंग कर सकता है, बदला लेने के लिए, लाइक रिवेंज लेने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए भी हैक कर सकता है।
या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा स्टीलिंग करनी है, उसको डेटा चोरी करना है, तो उसके लिए भी वो हैकिंग कर सकता है। या चोरी किया हुआ डेटा वो लीक करने के लिए भी हैकिंग कर सकता है, लाइक डार्क वेब पे वो डेटा सेंड कर रहा है या सेल कर रहा है जो भी। पांचवा जो होता है हमारा सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन मेनली हमारे एथिकल हैकर्स के लिए होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें वो ओनर से परमिशन लेके करता है। एंड सिक्स हमारा जस्ट फॉर फन, लाइक किसी को अगर हॉबी या फन एक ही तरह। फिशिंग अटैक टाइप आते हैं इसमें। एंड भाई फिर हमारा आ जाता है वल्नरेबिलिटी क्या होती है, जल्दी बता दो, कोई देख के बता दो। मनीष चीचा, चलो छोड़ो। वल्नरेबिलिटी हमारी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ अ वीकनेस, डिजाइन और implementation error that can lead to an unexpected event compromising. So vulnerabilities in a system or a network is a flaw or defect जिसका यूज आप कर सकते हो उस टारगेट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए, या उस पर कमांड एंड कंट्रोल क्रिएट करने के लिए, या बैकडोर्स इंस्टॉल करवा के आप लाइफ टाइम एक्सेस लेने के लिए भी कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी टारगेट सिस्टम को आपको एक्सप्लॉइट करना है तो। एंड फिर आता है हमारा पेलोड। सो पेलोड इज द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लॉइट कोड दैट परफॉर्म्स द इंटेंडेड malicious action such as destroying, creating backdoors and hijacking computers। तो जो भी हमारा एक्सप्लॉइट बनता है, एक्सप्लॉइट के अंदर हमारे बहुत सारे पेलोड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, आप टारगेट सिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो। वैसे मेनली एक ही होता है, लेकिन कभी कभी डिपेंडेंसीज होती हैं, तो एक पेलोड के साथ दूसरा हमको दूसरा पेलोड भी बना के भेजना पड़ता है, लाइक उसके सपोर्ट के लिए डिपेंडेंसी। अगर एक फाइल में हमारा पेलोड नहीं जनरेट हो पा रहा है तो। एंड फिर लास्ट हमारा आता है एक्सप्लॉइट, अ ब्रीच ऑफ आईटी सिस्टम थ्रू वल्नरेबिलिटीज। और एक्सप्लॉइट करता कौन है? एक्सप्लॉइट मेनली करता एक ब्लैक हैट हैकर कर सकता है, एक इथिकल हैकर भी कर सकता है, बट अगर उसके पास लीगल परमिशन है तो। और उसको इस केस में हम हैकर नहीं बोलेंगे, उसको एक थ्रेट की तरह बोलेंगे हम उसको, कि वो थ्रेट है हमारे लिए। अगर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है सिस्टम को, वो हमारे लिए एक थ्रेट है, ना कि हैकर। उसके बाद आते हैं हमारे जीरो डे अटैक्स। An attack that exploits computer application vulnerabilities before the software developer release a patch for the vulnerability। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सॉफ्टवेयर था या कोई सर्विस थी जो रन कर रही थी, और उसमें वल्नरेबिलिटी थी किसी चीज़ की, और उसके डेवलपर्स ने उसको पैच नहीं किया अभी तक, उनको पता है कि वल्नरेबिलिटी है बट उन्होंने पैच नहीं किया, या उन्होंने पैच किया बट पूरी तरीके से उसका कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने अच्छे से नहीं किया, अभी भी वो वल्नरेबिलिटी का यूज किया जा सकता है को एक्सेस करने के लिए। अभी बेसिक चल रही थी एक, याद हो किसी को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक वल्नरेबिलिटी चल रही थी जीरो डे अटैक में। और उसके बाद एक मैक ओएस की भी आई थी, VBA स्क्रिप्ट की। हाँ है शायद इसमें ही होगा, देखेंगे, अभी मिलेगा नीचे, वो चीज़ मैंने डाला है इसमें, ये दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ जाता है हमारा सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आ जाता है मेनली CIA ट्रेड। CIA ट्रेड क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूज किया जाता है CIA ट्रेड आपका मेनली किसी डेटा को या किसी सिस्टम को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ये डेटा ही होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमको डेटा ही सिक्योर करना है, या सिस्टम भी सिक्योर करना है, या फिर नेटवर्क सिक्योर। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हो जाता है? Confidentiality ensure that the information is accessible to only an authorized user. Purpose of confidentiality is to protect the sensitive information from the reaching the wrong hand. It is used to maintain the privacy of the people. Encryption is a good example for। तो भाई अगर हमको किसी कोई डेटा हमारे पास है, कोई फाइल है, अगर हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंड करना है, लाइक इन द ऑर्गेनाइजेशन करना है या आउट ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन करना है, और हमको डर है कि वो डेटा कहीं किसी हैकर के द्वारा अगर चोरी ना कर लिया जाए, तो हम इंक्रिप्शन तो आप लोग को मालूम होगा बेसिक कि इंक्रिप्शन की वर्किंग क्या होती है। लाइक उस पे इंक्रिप्शन लगा देंगे, उसके लिए एक की ज़रूरत होगी, जो भी उसका ऑनर होगा या जो भी उसको रीड करना उसके लिए फिर उस की का यूज़ करेगा, तभी जाके वो एक्सेस कर सकता है। एक ऑथराइज पर्सन ही यूज़ करेगा, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी, और उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। कभी कभी हम जस्ट पब्लिक की का ही यूज़ करते हैं, कभी कभी दोनों का यूज़ करना पड़ता है। वो जब इंक्रिप्शन का टॉपिक आएगा तब हम देख लेंगे। एंड फिर आता है मतलब एक पासवर्ड सा होता है, साफ सीधी सी बात हाँ, यह है कि पासवर्ड होता है, जिसके पास वो पासवर्ड होगा वही उसे एक्सेस कर सकता है। यस। तो तुमने तो किया होगा इंक्रिप्शन। हाँ किया है। वही होता है, पब्लिक की प्राइवेट की आप पढ़ोगे, इंक्रिप्शन का हाँ कोई दिक्कत की बात। ये सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन दो टाइप होते हैं। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक होता है। हाँ सॉरी। सो इंटीग्रिटी आता है फिर हमारा। इंटीग्रिटी मेंटेन द करेक्टनेस ऑफ और एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हाइल द डेटा इज इन ट्रांजिट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। इट इज गारंटीड दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्दी, नॉट टेम्पर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है टेम्पर्ड इसमें। This attribute ensures that that an unauthorized person will not be able to modify the data. इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, अगर हमारे पास कोई डेटा है तो हम उसको हैश कर देते हैं, हैश में चेंज कर देते हैं, जिससे वो टेम्पर ना किया जा सके। आपको पता होगा अगर हम किसी डेटा को हैश की हैशिंग कर देते हैं तो उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता। करने को कर सकता है बट बहुत प्रॉब्लम होगी उसको करने में। एंड कुछ टाइप्स हैं लाइक RSA डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ कर सकते हो आप, SHA-1 हैश कोड और गुड एग्जांपल, इसका यूज़ कर सकते हो आप। MD5 वगैरह तो अभी उतने अच्छे नहीं हैं। एंड फिर आता है हमारा अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड पर्सन व्हेन इट इज़ रिक्वेस्टेड फॉर इट। तो मेनली होता है क्या, जब भी हम डेटा सेंड करते हैं, अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी करते हैं लाइक इंक्रिप्शन करते हैं, एंड फिर इंटीग्रिटी की अगर किसी दूसरे हैकर के हाथ में ना लगे, या कोई अगर अटैक कर रहा है बीच में डेटा चोरी कर रहा है उसके हाथ में लगे, हम टेम्परिंग ना होने दें उस डेटा को, तो हम हैशिंग करते हैं। और फिर जब हमारा एट लास्ट हमारे टारगेट के पास हमारा डेटा सिक्योर पहुंच जाता है, तब उस केस में हमारा अवेलेबिलिटी का केस आता है कि जो भी उसका ऑथराइज्ड पर्सन है उसके पास वो डेटा एक्सेस हो चुका है, बिना किसी टेम्परिंग के, बिना किसी चेंजिंग के। अब आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ अटैक्स। ये आपका साइबर किल चेन प्रोसेस। इसमें टोटली 7 फेजेस होते हैं आपके। सबसे पहला आता है रिकॉन्सेंस, सेकंड आता है आपका वेपनाइजेशन, थर्ड आता है डिलीवरी, फोर्थ आता है एक्सप्लॉयटेशन, फिफ्थ आता है इंस्टॉलेशन, सिक्स आता है कमांड एंड कंट्रोल, एंड लास्ट आपका है 7 एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो यहीं से समझते हैं थोड़ा सा। रिकॉन्सेंस में क्या आएगा, हार्वेस्टिंग ईमेल एड्रेसेस, कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन, या फिर आप OSINT भी कह सकते हो एक तरह से, कि हम अगर देख इस केस में देखें कि अगर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उस पर अगर कोई अटैकर अटैक कर रहा है, तो वो इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो करेगा हमेशा। अगर हम भी एक लीगल में भी हैकिंग कर रहे हैं, अगर हमको परमिशन भी है, तो हम भी सेम यही 7 स्टेप्स ही फॉलो करते हैं। और कहीं कहीं पे जस्ट 4 ही होते हैं, लाइक स्कैनिंग, मेंटेनिंग एक्सेस, गेनिंग एक्सेस, ऐसा होता है। गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग लॉग्स। तो वो निस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहा है। बाकी साइबर किल चेन में जो होता है मेनली ये डिफाइन करता है कि ब्लैक हैट हैकर्स का प्रोसेस क्या होता है किसी टारगेट या ऑर्गेनाइजेशन में या नेटवर्क में एंट्री लेने का, या पूरा उनका कमांड एंड कंट्रोल बनाने का, या उनको वो अपना गोल कैसे अचीव करते हैं। 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं इनको। पहले वो रिकॉन्सेंस करेंगे, लाइक टारगेट सिस्टम का वो अच्छे से OSINT करेंगे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स का वगैरह यूज़ करेंगे, वो करेंगे, या पब्लिकली अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसके थ्रू गैदर करेंगे, लाइक सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, सर्च इंजन का यूज़ करेंगे, या टूल्स का यूज़ करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है?
कुलदीप हाँ कहीं भी हाँ वही। कहीं पे प्रॉब्लम होगा तुरंत। उसके बाद वेपनाइजेशन में रेकरेंस में तो वो होता है, सोशल इंजीनियरिंग भी इसी में आती है। यस टोटल उसमें आपका मतलब सोशल इंजीनियरिंग आ जाएगा। और सोशल किसी के इंजीनियरिंग एक पास बहुत जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में आप टारगेट को ही नहीं देखते हो, एक ह्यूमन को भी एज अ टारगेट कर सकते हो। आपने बहुत बार इसमें दो होते हैं, पैसिव और एक्टिव अटैक। एक्टिव एंड पैसिव में, तो उसमें होता क्या है कि एज अ ह्यूमन मैं एग्जांपल बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी आपने सुना होगा लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे ने या किसी एम्प्लॉय ने किसी फिशिंग लिंक को टच कर दिया, उसकी वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक हो गया। या हैकर्स ने उस ऑर्गेनाइजेशन में कमांड एंड कंट्रोल बना लिया। अभी उस ऑर्गेनाइजेशन का के सर्वर्स का डेटा का सारा एक्सेस हैकर्स के पास है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर उनके पास बैकअप है तो भी ठीक है, बाकी अगर हैकर के पास डेटा जा चुका है तो उस डेटा का वो यूज कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों से जैसे जो एम्स पे अटैक हुआ था ना, तो वो जो हैकर्स थे उन्होंने पैसों की डिमांड भी की थी, और साथ के साथ उन्होंने जितना भी डेटा था सारा उस पे ब्लैक मार्केट पे सेल आउट भी कर दिया था। यस उन्होंने कहा था कि हम सेल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सब कुछ डार्क वेब पे सेल कर दिया था, और यहाँ से भी पैसों की डिमांड रख रखी थी। यस एंड उसके बाद आता है हमारा वेपनाइजेशन, जिसमें कपलिंग एक्सप्लॉइट विद बैकडोर इनटू डिलीवर पेलोड। इसमें होता है क्या है, हम अपना एक फिशिंग लिंक क्रिएट करेंगे जो कि एक मालवेयर को या एक पेलोड को कैरी करेगा, टारगेट सिस्टम पे जाएगा। अगर कोई भी फिशिंग लिंक को टच करता है वो उस मालवेयर को या उस वायरस को इंस्टॉल करेगा टारगेट सिस्टम पे। उसके बाद हमारा आता है डिलीवरी का प्रोसेस। तो डिलीवरी में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ये डिलीवरी। डिलीवरी वेपनाइज्ड बंडल टू द विक्टिम वाया ईमेल। तो हम ईमेल के थ्रू अपने मालवेयर को सेंड कर सकते हैं, वेब के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपका एक आ जाता है वाटरिंग होल अटैक, अभी बहुत ही फेमस है वाटरिंग होल अटैक। एंड यूएसबी ड्राइव्स के बारे में आपने सुना होगा, लाइक आपने सुना होगा पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, लाइक रेलवे स्टेशन पे यूएसबी आपको मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। उनका यूज़ आपको नहीं करना है, क्या पता वो ट्रैप हो सकता है आपके लिए, कि आप कनेक्ट हो, आपका सारा डेटा कोई हैकर चोरी कर सकता है। ओके, फिर आता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन फेज। तो जो भी हैकर होगा, अगर वो अपना एक मालवेयर जनरेट करता है और उसको डिलीवर सक्सेसफुली कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद वो सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेगा। एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कोड ऑन विक्टिम सिस्टम। तो वो एक्सप्लॉइटेशन का फेज अपना स्टार्ट करेगा। वो एक्सप्लॉइट कर करके सिस्टम्स को चेक करेगा कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है। एंड उसके बाद इंस्टॉलेशन करेगा। और इंस्टॉलेशन में करेगा क्या, इंस्टॉलिंग मालवेयर ऑन द एसेट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे भी उसने मालवेयर जनरेट किया, उसके बाद उसने डिलीवरी की, फिर उसने एक्सप्लॉइट किया, तो फिर अभी कहाँ से फिर से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आ गया। कुलदीप, मनीष, हाँ भाई। हाँ भाई। इसमें कंफ्यूजन आ रहा है ना कि अभी फिर से मालवेयर क्यों इंस्टॉल कर रहा है वो। तो भाई हाँ मेनली होता क्या है, जब हैकर होगा अगर, या हम किसी टारगेट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, जब हमारा एक्सप्लॉइटेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपने एक सुना होगा एपीटी। एपीटी जानते हो कोई? एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, या परसिस्टेंट बैकडोर का पेनिट्रेशन। बैकडोर्स का नाम सुना है? तो हाँ सुना हैकर्स, हाँ तो हैकर्स क्या करेगा, एक एपीटी का यूज कर सकता है, एक परसिस्टेंस का यूज कर सकता है लेटरल मूवमेंट करने के लिए किसी सिस्टम में, लाइक वो इंस्टॉल करवा देगा। उसने यहाँ पे एक्सप्लॉइट तो कर लिया, का पिछला मालवेयर था उसके थ्रू उसने जस्ट टारगेट को एक्सप्लॉइट किया, बट अभी जो वो मालवेयर इंस्टॉल करेगा वो लाइफ टाइम डिटेक्ट नहीं होगा, वो ऐसा मालवेयर जनरेट करेगा उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। उसके थ्रू फिर वो क्या करेगा, कमांड एंड कंट्रोल कर सकता है और लाइफ टाइम एक्सेस ले सकता है, और उसको कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जो मैंने बताया अभी लेजरस ग्रुप का, उसका माइटर अटैक में पढ़ना आप लोग। लेजरस ग्रुप ने एक एपीटी किया हुआ था ऑर्गेनाइजेशन पे। उन्होंने अच्छे खासे
टाइम तक उसको उस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को कैप्चर करके रखा था। फिर आता है हमारा कमांड एंड कंट्रोल का, कमांड चैनल फॉर रिमोट मैनिपुलेशन। तो जब वो अपना परसिस्टेंट इंस्टॉल करवा देगा आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन, तो वो कहीं से भी रिमोटली उस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम्स को एक्सेस कर सकता है। यही मतलब होता है कमांड एंड कंट्रोल का। एंड फिर एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव विद हैंड्स ऑन कीबोर्ड्स एक्सेस इंट्रूडर अकॉम्प्लिश दिया ओरिजिनल रूल। इसमें अगर आप देखोगे तो एक वहाँ पे है कमांड एंड कंट्रोल। एंड लास्ट टाइम वो क्या करेगा, गोल क्या कर सकता है वो, जब उसके पास उस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का सारा कंट्रोल आ जाएगा तो वो फिर लेटरल मूवमेंट कर सकता है, अच्छे से प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है। लाइक वो अगर एक यूज़र है तो उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जाने का ट्राई करेगा, या फिर वो पाइवोटिंग करने का ट्राई करेगा। पाइवोटिंग वगैरह आपको पता चलेगा धीरे धीरे पाइवोटिंग होती क्या है। एंड उसके बाद परफॉर्म प्रिविलेज एस्केलेशन, ये तो बता दिया मैंने। प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है, एक नॉर्मल यूज़र से एक रूट यूज़र पे जा सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक जा सकता है। इंटरनल रिकॉन्सेंस कर सकता है वो कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हुए पड़े हैं, सिस्टम कैसे रन करा रहा है। अगर विंडोज़ का सिस्टम है तो DLL फाइल वगैरह वो चेक कर सकता है कि डिपेंडेंसीज कौन कौन सी इंस्टॉल है। उसके बाद लेटरल मूवमेंट थ्रू द कंपनी इन्वायरमेंट। लेटरल मूवमेंट में बेसिकली आपका प्रिविलेज एस्केलेशन ही आता है एंड पाइवोटिंग आ जाएगा। और प्रिविलेज एस्केलेशन एंड पाइवोटिंग में बहुत डिफरेंट होता है। पाइवोटिंग में क्या होता है, आपका एक सिस्टम से लेके पूरे जितने सिस्टम्स हैं वो हैकर ना सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर लेता है। और पाइवोटिंग ही ऐसा फेज है कि आपने जैसे सुना होगा, अगर आपने नेटवर्किंग किया होगा तो आपको पता होगा कि लाइक आप अगर नेटवर्क डिजाइनिंग कभी किए होगे, नेटवर्क का आपको करवाया गया होगा कि एक तरह से एक मैनेजर का हो गया लैपटॉप, एक टीम लीडिंग का हो गया, दो तीन स्टाफ्स का जो सिस्टम्स होता है वो अलग अलग नेटवर्क बनाए जाते हैं उसके लिए, पता है ना। तो मान के चलो अगर एक लोकल यूज़र लाइक जो उसका टीम लीडिंग का टीम है, लाइक अगर किसी प्रोजेक्ट पे कोई वर्क कर रहा है, एक टीम लीड हो गया, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक मैनेजर का हो गया, एक डेवलपर का हो गया। मान के चलो अगर उसने डेवलपर के सिस्टम में एक्सेस किया जो कि अलग है, एक नेटवर्क अलग है, बट चारों एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो वो उस सिस्टम के थ्रू फिर वो पूरे नेटवर्क में, चाहे वो आउट ऑफ नेटवर्क हो, लेकिन अगर उस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो ये चीज़ हो जाता है आपका लेटरल मूवमेंट के अंदर या पाइवोटिंग के अंदर। फिर आ जाता, दोबारा बता, तेरी आवाज चली गई थी बीच में। से चली गई थी। देखो लेटरल मूवमेंट में आपका क्या होता है, प्रिविलेज एस्केलेशन तो तुमने किया होगा पीयूष। हाँ। प्रिविलेज एस्केलेशन का तो तुम्हें सीधा सा पता है कि जब भी तुम किसी टारगेट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हो तो हमेशा तुम रूट यूज़र पे नहीं जाओगे। लाइक एक यूज़र को पहले तुम एक्सप्लॉइट करोगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा जिसके पास एक्सेस है या परमिशंस है उस यूज़र को तुम करोगे एक्सप्लॉइट, उसके अकाउंट पे तुम लॉगिन करोगे। उसके बाद क्या करोगे, फिर रूट का करोगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का करोगे, या फिर उसके ऊपर भी आता है ऑनर, एक होता है ऑनर, उसके ऊपर भी आता है ऑनर। ऑनर तक कैसे पहुंचना है, तो एक नॉर्मल यूजर से रूट एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे रूट एडमिनिस्ट्रेटर को ही ऑनर कहते हैं, बाकी उसके ऊपर भी हो सकता है कि रूट के ऊपर भी कोई हो, क्योंकि एक अकाउंट पे 2 ऑनर भी हो सकते हैं, तुमको भी पता है। और दोनों के पासवर्ड अलग हो सकते हैं, तो अगर तुमको दोनों को करना है तो उसी चीज़ को कहेंगे, तुम्हारा वो आ जाएगा प्रिविलेज एस्केलेशन, और वो लेटरल मूवमेंट के अंदर आएगा। और लेटरल मूवमेंट के अंदर फिर पाइवोटिंग आ जाता है। पाइवोटिंग अगर मैं दिखाऊँ का एग्जांपल मानना इमेज के थ्रू, क्या क्या हैकर उसने एक यूज़र को किया, उसके बाद उसके साथ जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड है सिस्टम्स हैं वो धीरे धीरे करेगा। यूज़ द हैक डिवाइस एज अ पाइवोट, जो जिस डिवाइस को या जिस सिस्टम को वो एक बार एक्सप्लॉइट कर लेगा, फिर उसको एक तरह से बॉटनेट का नाम सुने होगा, जैसे बॉटनेट का यूज़ किया जाता है।
फिर हाँ उस ठीक है। डिवाइस के थ्रू वो दूसरे सिस्टम्स को हैक करेगा। और यहाँ पे ना खासकर साइबर डिफेंस के लिए ये बहुत ही बड़ा सिर दर्द है एक तरह से, क्योंकि जब भी हैकर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी सिस्टम्स को कर लेता है, उसके बाद उस सिस्टम का यूज करके वो दूसरे सिस्टम पे जाता है, उससे क्या होगा ना, उसकी प्राइवेसी बनी रहती है। बाद में अगर लॉग जनरेट भी हुए, लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, तो वो कोई भी लॉग जनरेट होगा तो वो हैकर की आईपी का या हैकर की डिवाइस का नहीं होगा, वो लॉग इसी डिवाइस का जनरेट होगा। एक तरह से मान के चलो कि वो रिमोटली इस डिवाइस के थ्रू इन सारे डिवाइसेस को हैक करेगा। समझ में आया? हाँ तो यही चीज होता है पाइवोटिंग। पाइवोटिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेटाफ्लाइट में हम करने का ट्राई करेंगे। ये तो आ गया समझ में ना, कोई इशू तो है नहीं इसमें। ना ठीक है। मनीष माइक बंद कर ले। इसमें और कुछ बताना है कि इसको डिटेल से बता दो, फिर से बताओ जैसा हो। किसको? यही, वैसे मैं नोट शेयर कर, मुझे तो बाकी तो मैंने बता ही दिया। देख समझ में आ गया। कुलदीप और मनीष से पूछ ले, अगर एक समझ बार में बताओ, नहीं आया तो भाई अगर मैंने कुछ अच्छे से नोट, देखो यहाँ पे पूछना हो तो। वाटरिंग होल इसका है। अलग क्या अलग से ग्रुप बनाओगे जो उसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? कोई भी नहीं, ऐसे ही चलेगा। क्या? इसको मैं इसमें टेलीग्राम, जो, अच्छा ठीक है, चलो टेलीग्राम पे बनाओगे ग्रुप या फिर मतलब उसी ग्रुप में इस पे अलग चलेगा, से ग्रुप जो बनाओगे? बना हुआ भाई। टेलीग्राम पे उसी ग्रुप में चलेगा। चलो कोई इशू नहीं है, हम इसको फिर से कर लेते हैं। जो हमारा साइबर किल चेन है, इसमें बताने की वैसे ज़रूरत नहीं, मैं एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे ईमेल हार्वेस्टिंग कर सकते हो। ईमेल हार्वेस्टिंग में क्या कर सकते हो आप, द हार्वेस्टर का यूज़ कर सकते हो, और हंटर आई, पहले यूज होता था, ये अब काम नहीं करता। पहले बता हार्वेस्टर दो। नहीं करता है बट एक दो बार ही करता है। एंड हंटर का टूल। और ईमेल हार्वेस्टिंग होता क्या है, बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका, या किसी एक सिंगल यूज़र का भी तुम ईमेल वगैरह का इन्फॉर्मेशन डंप करना चाहोगे तो उसको ही हैं। और तुम ओ एस एन टी फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो, लाइक ओ एस आर एफ फ्रेमवर्क हो गया तुम्हारा। कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक माल्टेगो टूल है ओ एस एन टी के लिए। सबका प्रैक्टिकल हम करेंगे। हाँ तो रिकॉर्डेंस का वेपनाइजेशन फिर आता है हमारा। वेपनाइजेशन में अगर तुम देखोगे, जो तुमने बताया माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ये देखो, क्रिएट एन इन्फेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ मैलिशियस माइक्रो। तो वेपनाइजेशन के फेज में हैकर क्या करता है, एक मैलिशियस पेलोड जनरेट करेगा टारगेट सिस्टम पे डिलीवर करने के लिए, जिसके थ्रू वो बाद में सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, यहाँ पे माइटर अटैक में तुम देख सकते कमांड एंड कंट्रोल, इसको पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। परसिस्टेंस क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं। एपीटी पे अगर जाओगे आप, एक सेकंड, मैट्रिसेस टैक्टिक्स में नहीं, टेक्निक्स में, डेटा स्टोरेज, मिटिगेशंस, रिकॉन्सेंस का फेज है, परसिस्टेंस का है, प्रिविलेज एस्केलेशन का है, डिफेंस इवेजन। यहाँ पे ना आपको अच्छे अच्छे हैकर्स के ग्रुप के बारे में भी पता चलेगा। लाइक अगर तुम इस पे जाते हो परसिस्टेंस पे, शायद यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे आईडी के थ्रू डिफाइन किया गया है सारी टेक्निक्स को, टैक्टिक्स को, कैसे कौन सा हैकर कैसे यूज करता है। यहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छा खासा। अब बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स यूज कर चुके हैं आज तक। बेसिकली यहाँ पे वो नहीं बताया जाता कि जो करेंगे, कि ये सारे किए जा चुके हैं। डाटा फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेना, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है, मिल जाएगी इसमें माइटर अटैक से। तो वेपनाइजेशन के बाद आपका आ जाएगा फिर डिलीवरी का फेज। डिलीवरी में क्या करेंगे, जो भी हमने वेपनाइजेशन में पेलोड वगैरह जनरेट किया हुआ है, उसको हम डिलीवरी में फिशिंग के थ्रू, लाइक फिशिंग ईमेल का यूज़ कर सकते हैं हम। फिशिंग ईमेल का यूज़ करके किसी यूज़र के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं उसके पास, एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को, कि भाई उसको एक तरह से ट्रैप कर सकते हैं कि आप लिंक को टच, वो लिंक को टच कर जाए और हमारा मालवेयर जो है उस टारगेट के सिस्टम पे इंस्टॉल कर जाए। ओके, एंड फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव। तो मेनली होता क्या है, आपको जैसे आपको रोड पे गिरे हुए यूएसबी ड्राइव मिल सकते हैं, पेन ड्राइव, आप उसको ले जाते हो घर पे, आप पीसी पे लगा के यूज़ करना चाहते हो या देखना चाहते हो कि उसके अंदर कौन कौन से डेटा हैं, क्या डेटा है। बट उसके अंदर अगर मालवेयर हुआ तो आपका पीसी इन्फेक्ट हो सकता है। ये चीज़ आप पढ़े ही होगे, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है वाटरिंग होल अटैक, जो कि आजकल बहुत फेमस है।
वाटरिंग होल अटैक में होता क्या है, बेसिकली एडवेयर का नाम सुना है? एडवेयर में जैसे आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, आपको बहुत सारे एड्स, जो एड्स वगैरह शो करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का टॉपिक है आपका एडवेयर, और सोशल इंजीनियरिंग का मालवेयर के अंदर भी आ जाता है, जो आपका सिस्टम हैकिंग नहीं, सीएच के मॉड्यूल में आ जाता है। एडवेयर, मालवेयर, वायरसेस, स्क्रिप्टर्स क्या हैं, वॉर्म्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। आपको इतना पता होगा, जैसे आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, आपको बहुत सारे ऐड आ जाते हैं कि ये चीज़ इंस्टॉल कर लो, ऐसा। तो वही होता है कि आप अगर एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, वहाँ पे कोई फेक, लाइक अगर मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप फायरफॉक्स का यूज़ कर लो, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कलर वगैरह चेंज हो गए, तो ऐसा कर सकते हो। बट वो ज़रूरी नहीं कि वो फायरफॉक्स का ही हो, वो एक तरह से मैलिशियस भी हो सकता है कोई, कि आप उस एक्सटेंशन को अलाउ करो, और वो एक्सटेंशन ज़्यादा कुछ नहीं, बट आपका अगर कुकीज़ ही एक हैकर के पास सेंड कर रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। यही होता है एक तरह से। वाटरिंग होल अटैक इज अ टारगेटेड अटैक डिजाइन टू एम अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल बाय कंप्रोमाइजिंग द वेबसाइट दे आर यूजली, लाइक आपको पता होगा कि फायरफॉक्स तो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, या क्रोम ही बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये डिपेंड नहीं करता कि आप एक पीसी यूज कर रहे हो या फिर एक मोबाइल यूज कर रहे हो। अगर वो एक्सटेंशन है तो कहीं पे भी आपको, आप मोबाइल पे विजिट करोगे तो वहाँ पे भी आपको शो हो सकता है। फिर आता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन का फेज। एक्सप्लॉयटेशन में देखो, इसमें जीरो डे एक्सप्लॉइट का एक एग्जांपल दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू FireEye, द जीरो डे एक्सप्लॉइट और जीरो डे vulnerability is an unknown exploit in the wild that exposes a vulnerability in software or hardware. You can create complicated problem well before anyone realizing something wrong. A zero day exploit leaves no opportunity for detection and at the beginning. जीरो डे एक्सप्लॉइट में होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को पता होता है या नहीं भी पता होता है, अगर उनको पता भी है कि हमारे सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटी है, बट उन्होंने अगर उसका पैच नहीं किया, या पैच कर दिया बट उसमें उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं किया हुआ है, अभी भी वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो कोई भी अटैकर उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा सकता है। बस इतना है। These are example how an attacker carry out exploitation using a zero day exploit. Victim trigger the exploit by opening the email attachment. ये तो फिशिंग में आ जाएगा आपका। जीरो डे एक्सप्लॉइट हो गया। एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इवन ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, जो कि आपका सोशल इंजीनियरिंग का टॉपिक है ये। लाइक आप किसी एक एम्प्लॉय को ट्रैप करते हो फिशिंग लिंक भेज के, या उसको किसी भी तरह उसके ऊपर आप दबाव बनाते हो कि नहीं आप ये काम करो। एंड फिर आता है हमारा एन अटैकर ट्रिगर टू एक्सप्लॉइट फॉर सर्वर बेस्ड वल्नरेबिलिटी, या फिर वो कुछ भी नहीं करता है, डायरेक्ट वो वेबसाइट विजिट करता है, अगर वो चेक करता है लाइक साइट से कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये दे देगा कि कौन सी वेबसाइट है, HTTP 2 पे चल रहा है ये, एंड जे क्वेरी का आप वर्जन देख सकते हो 3.5.1 है, बूट स्ट्रैप का वर्जन देख सकते हो आप 4.4.1 है, एंड CDN वगैरह नेटवर्क वगैरह का बता सकते हो। तो आप इस वर्जन के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हो, एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हो, CVE सर्च कर सकते हो कि हाँ जे क्वेरी का कोई एक्सप्लॉइट है जो कि इस वर्जन पे डिपेंड करता है, अभी वर्क कर रहा है। या बूट स्ट्रैप का देख सकते हो, या बेस मेनली सर्वर्स पे देख सकते हो, अपाचे सर्वर है या एनजिनिक्स का है, वैसे अटैक कर सकता है कोई भी अटैकर। ओके, फिर आता है हमारा इंस्टॉलेशन का फेज। इंस्टॉलेशन में जब हम किसी टारगेट सिस्टम पे अपना पेलोड डिलीवर कर ले जाते हैं, और जब हम एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं, अगर हमको लाइक कुछ भी ऐसा मिलता है, OS कमांड इंजेक्शन मिलता है, या कुछ भी मिलता है जिसके थ्रू हम अपना एक सेल या पेलोड इंस्टॉल करवा के सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो वेब सेल, जैसे PHP का सुना होगा, रिवर्स सेल वगैरह के बारे में। मनीष, हाँ भाई। वेब सेल के बारे में सुना है? PHP का हो गया, पाइथन का हो गया, आपका रूबी का हो गया, हाँ वेब सर्वर वगैरह। जिसके थ्रू हम रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं अपने PC पे टारगेट सिस्टम के या टारगेट सर्वर का। तो वही चीज़ें हैं। इंस्टॉलेशन में हम क्या करेंगे, एक सेल का यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात पूछनी थी, ये तो PHP जो है सर्वर, ये तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है अपार्ट फ्रॉम इट। नहीं, मतलब हमारा सेल तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनेगा।
तो हम एक सेल का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ASP, PHP और JSP, जावास्क्रिप्ट का ऐसे PHP, ASP, XJSP। वो डिपेंड करता है कि कौन सा, जैसे अभी मैंने अभी बताया था, वो चीज़ अभी नहीं पता होगा लोगों को। अभी हम लास्ट में 1-2 दिन पहले मशीन कर रहे थे, सॉल्व CTF कर रहे थे। उसमें हमको वर्डप्रेस की वेबसाइट मिली थी जिसपे PHP फाइल अपलोड हो रही थी। वहाँ पे हमने PHP का सेल अपलोड किया और हमने रिवर्स कनेक्शन नेटकैट के थ्रू ले लिया था। तो वही चीज़ें हैं हम अभी तो रोबोट वाली तो चल रही थी जिसमें PHP का पेन टेस्ट मंकी लगाया था। और एक और थी जिसमें वो बग यूज किया था, जिसमें से 4-5 जो PHP की एक्सटेंशन थी वो चेक करनी थी कौन सी वर्क कर रही है। एंड इसमें उसमें आ जाएगा अपलोड वल्नरेबिलिटी थी। इसमें फिर आपका आ जाएगा एक तरह से, अगर फेज 6 सही है इसके पहले, इसमें आपका बैकडोर भी आ जाएगा। परसिस्टेंस इंस्टॉल कर सकता है कोई हैकर, टारगेट को एक्सप्लॉइट करने के बाद वो एक परसिस्टेंस डाल देगा, जो कि अगर कोई सॉफ्ट की टीम है, लाइक डिफेंडर टीम है, अगर थ्रेट हो चुका है, डेटा ब्रीच हो चुका है, उसके बाद अगर कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है या इंटेलिजेंस, थ्रेट इंटेलिजेंस की टीम का बंदा है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो एक ऐसा मैलिशियस पेलोड उस सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा कि वो डिटेक्ट लाइफ टाइम नहीं होगा। वो सिस्टम का हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एपीटीज जो है वो डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। बहुत ही टफ होता है उनको फाइंड आउट करना और उनसे मिटिगेट करना अपने सिस्टम को, सही होता है। और उसके बाद जब हमारा सक्सेसफुली एक परसिस्टेंस इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद एक अटैकर क्या करता है, कमांड एंड कंट्रोल का यूज़ करता है। लाइफ टाइम वो क्या करेगा, रिमोट एक्सेस लेता रहेगा। वो जो भी यूज करना होगा उसको रिमोट एक्सेस के थ्रू उस सिस्टम का लेटरल मूवमेंट करेगा, पाइवोटिंग करने का ट्राई करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीच करने का ट्राई करेगा। तो यही चीज़ आता है आपका कमांड एंड कंट्रोल में। एंड फिर आता है एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा तो वो फिर वही करेगा जो मैंने बता दिया, कलेक्ट एंड क्रेडेंशियल, फुल लेटरल मूवमेंट करेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा इन द सिस्टम या इन द नेटवर्क कि अदर कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल हैं इस सिस्टम में या इस नेटवर्क में। प्रिविलेज क्रिएशन करने का ट्राई कर सकता है, लाइक नॉर्मल यूजर से रूट यूजर पे जाने का या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पे जाने का ट्राई कर सकता है। इंटरनल रिकॉन्सेंस कर सकता है, लाइक एन अटैकर गेट एंड इंटरेक्ट विद इंटरनल सॉफ्टवेयर चेक कर सकता है एंड उनकी डिपेंडेंसीज चेक कर सकता है कि लाइक अगर कोई सॉफ्टवेयर है कि उसके लिए कौन सी डिपेंडेंसीज चल रही हैं। जैसे अगर पता होगा आप लोग कोई गेम इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए डिपेंडेंसीज भी साथ में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। वैसे एंड्रॉयड पे तो हो जाता है, बट पीसी पे करना पड़ता है, DLL फाइल डालनी पड़ती है हमको। यही चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा आता है भाई टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, कि एक हैकर कौन सी टेक्टिक्स का यूज कर सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीच करने के लिए, कौन सी टेक्निक्स का यूज कर सकता है और प्रोसीजर क्या होगा उसका। मेनली टैक्टिक्स में क्या आ जाते हैं, टैक्टिक्स में आपके टूल्स आ जाते हैं, लाइक मेटास्प्लॉइट का यूज कर रहा है, सेल का यूज कर रहा है, या डॉस अटैक करने का कोई टूल है लाइक जीरोस्प्लाइट वगैरह, उसका यूज कर रहा है। उसके बाद वो डिफाइन करेगा टेक्निक्स डिफाइन करेगा कि वो टूल वो अटैकर यूज किस लिए करेगा, रिकॉन्सेंस के लिए करेगा, लेटरल मूवमेंट के लिए करेगा या एक्सप्लॉइटेशन के लिए। वो टूल पे डिफाइन करेगा, क्योंकि अभी डॉस अटैक से आप एक्सप्लॉइट तो कर नहीं सकते, आप सिस्टम पे डायरेक्ट सिंक फ्लैट भी कर सकते हो, आपको भी पता होगा। हाँ। अगर एक डॉस अटैक का टूल है तो उसके थ्रू आप रिकॉन्सेंस नहीं कर सकते या एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते या प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं कर सकते। उसके थ्रू जस्ट आप एक जो आपके SYN फ्लड के पैकेट्स होते हैं वही सेंड करके आप नेटवर्क को डाउन कर सकते हो, लाइक कि वो रिस्पांस ना दे। अगर कोई और रिक्वेस्ट आ रहा है, कोई अदर यूज़र उस वेबसाइट पे या उस नेटवर्क पे एक्सेस ले रहा है, तो उसको रिप्लाई ना दे, वो सर्वर को डाउन कर दे। एंड फिर वो प्रोसीजर का यूज करेगा कि क्या क्या कर सकता है उस टूल का यूज करके। लाइक अगर तुम मेटास्प्लॉइट का यूज करते हो तो उसके थ्रू तुम रिकॉन्सेंस भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। रिकॉन्सेंस में क्योंकि एक्टिव पैसिव पता ही होगा, इनुमरेशन भी कर सकते हो मेटास्प्लॉइट के थ्रू, पता है कि नहीं। एक्टिव पैसे बता देना, सिर्फ आ जाएगा, फिर रिकॉन्सेंस में देख लेंगे वो चीज़ें, कोई इशू नहीं। एंड लेटरल मूवमेंट तो बहुत बात की चीज़ है, आप एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो, पाइवोटिंग कर सकते हो। एंड आपका लेटरल मूवमेंट के अंदर देखो पाइवोटिंग आ जाएगा, रैंसमवेयर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, आप बॉट क्रिएशन कर सकते हो। लाइक अगर सिस्टम आपके कंट्रोल में आ चुका है तो आप उसको एज अ बॉट यूज कर सकते हो, कि जैसे मैंने बताया ऊपर पाइवोटिंग का एग्जांपल लेके अभी,
के थ्रू आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जिस सिस्टम को आपने एक्सप्लॉइट किया है उसका यूज करके ही आप उसी सिस्टम के थ्रू डॉस अटैक कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में। यही है। आप माइटर अटैक पढ़ना बहुत अच्छा है, आराम से पढ़ना। एंड भाई फिर आते हैं हमारे व्हाट इज़ एन इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। जब हमारा कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ब्रीच होता है, उसकी जो लॉग फाइल होती हैं टैक्टिकल मूवमेंट के टाइम पे लॉग फाइल चेक की जाती हैं कि उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, कुछ इंडिकेशन मिल रहा है उनको कि ये जो भी ब्रीच हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में वो किस वजह से हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वेब ट्रैफिक विद इनह्यूमन बिहेवियर। अगर एक इन्वेस्टिगेटर है तो वो चेक कर सकता है वेब ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आई है, कौन कौन सा लॉग जनरेट हुआ उनके लिए, कितनी बार पैकेट जनरेट हुए हैं, या कितने लॉग्स जनरेट हुए हैं, आईपी क्या थी, आईपी का सोर्स क्या था, सोर्स आईपी क्या थी, डेस्टिनेशन आईपी क्या थी, कितने टाइम तक उन्होंने वेबसाइट को विजिट करके रखा था। सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिल जाता है जब आप पढ़ोगे। लाइक अगर किसी सॉफ्ट टूल का यूज़ करोगे लाइक IBM क्यू रडार वगैरह या एसप्लन का, तो पता चलेगा। वो भी कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो बाद में, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, 2-3 दिन की चीज़ें हैं वो। जियोग्राफिकल एबनॉर्मेलिटीज कर सकते हो, किया जा सकता है। लाइक तुमको पता होगा कि ज़्यादातर अमेरिका ये चीज़ें करता रहता है चेक करने के लिए कि कोई थ्रेट तो नहीं हो रहा है कहीं पे, कोई एटम बॉम्ब वगैरह का सीन तो नहीं है, कोई जनरेट तो नहीं कर रहा, कौन सी कंट्री क्या चीज़ें कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को चेक कर। या एक ऑर्गेनाइजेशन भी चेक कर सकता है कि जो जियोग्राफिकल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हुई हैं, कि कहाँ, अगर पता चला कि उनका ही एम्प्लॉय है कोई आउट ऑफ नेटवर्क से एक्सेस कर रहा है, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से उस नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, या उसने किसी को क्रेडेंशियल दे दिया है, वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं आफ्टर अ ब्रीच इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके। फिर आता है हमारा इंक्रीज डेटाबेस रीड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम होगा लाइक जो तुम्हारा डेटा है, तुम चेक कर सकते हो कि जो भी तुम्हारे सर्वर में जितना भी डेटा था, अगर तुमको पता है कि तुमने 1 GB का डेटा स्टोर करके रखा है, बट उसमें अगर उसके डेटा का साइज अगर चेंज हो रहा है, तो तुम उससे भी पता लगा सकते हो कि क्या पता अटैकर ने उसी उसी सर्वर पे या उसी डायरेक्टरी में आके उसने अपना पेलोड वगैरह रखा हो, या कुछ अपनी फाइल्स डाल दी हो मालवेयर वगैरह की, वहाँ से भी उस डिटेक्ट किया जा सकता है। चेंजेस इन मोबाइल डिवाइस प्रोफाइल्स, ये तो नॉर्मल सी बात है, वॉलपेपर चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिक, या मोबाइल हीट कर रहा है, वो सारी बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। साइंस ऑफ डीडॉस एक्टिविटी, बेसिकली डीडॉस ऐसे डिटेक्ट किए जाते हैं जब आपका, अगर सॉक की टीम का के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे आपका सोर्स आईपी देखा जाता है, एंड फिर डेस्टिनेशन आईपी देखा जाता है, और पैकेट्स कौन से टाइप के आ रहे हैं ये चीज़ देखा जाता है। अगर CRE इंजन का नाम सुना है किसी ने, कस्टम रूल इंजन का? नो, ये तो मैंने भी नहीं सुना भाई। मैं इसका एग्जांपल दिखा दूंगा, CRE क्यू रडार रूल्स एंड ऑफेंस। तो बेसिकली जो आप होता है, IBM क्यू रडार होता है, सॉफ्टवेयर होता है। IBM क्यू रडार तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एज अ हार्डवेयर भी हो सकता है, ये भी जान लो। इसमें एक तरह से एक फंक्शनैलिटी होती है CRE की, जिसमें तुम रूल सेट कर सकते हो। लाइक अगर कोई यूज़र वेबसाइट को विजिट कर रहा है या नेटवर्क को विजिट कर रहा है, अगर वो 3 से 4 बार अगर उसका लॉगिन फेल्ड हो रहा है उस वेबसाइट पे, तो उसको ब्लॉक कर सकते हो तुम। उस यूज़र का अकाउंट ही डायरेक्ट तुम लॉक कर दोगे, जिससे अगर कोई अटैकर किसी दूसरे बंदे का अगर अटैक कर रहा है या ब्रूट फोर्स करने का ट्राई कर रहा है, तो उसका अकाउंट सेफ हो जाएगा, वो ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह नहीं कर पाएगा। या डॉस अटैक, अगर डॉस अटैक के केस में देखें, तो अगर एक आईपी से लगातार 5 से 6 पैकेट से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर पैकेट्स आ रहे हैं, तो भी तुम ब्लॉक कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अच्छा, हाँ ठीक है, ये मैंने पढ़ा है, सॉफ्टवेयर में यूज होता है। हाँ पता होता है, ठीक है। CRE रूल कस्टम रूल इंजन होता है, हाँ 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 उसका हाँ, बेसिकली आ काम गया। ही यही होता है। अगर एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने खाली CRE को समझ लिया अच्छे से 1-2 महीने में, IBM हम्म, क्यू रडार के लाइक लॉग कंसोल
क्या होता है, डिवाइसेस क्या होती हैं, हार्डवेयर होम बेस्ड कौन से IBM क्यूराडार का सेटअप कैसे होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कैसे होता है। तो आपको सॉफ्ट में एंट्री लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके पास CS सर्टिफिकेशन है तो। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अभी ना बुलवाओ। क्यों? यूज सही बात है। मोर रिक्वेस्ट देन यूजुअल फॉर अ सेम फाइल। तो अगर एक टारगेट सर्वर पे कोई फाइल रखी हुई है तो उस पर लगातार अगर रिक्वेस्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा यूजर्स के, तो वो भी एक तरह से चेक किया जा सकता है। वैसे ये लीगल वे में भी हो सकता है कि क्या पता, अगर कोई एक कॉलेज ही है, अगर वो रिजल्ट अपना शो करना चाह रहा है तो उसके लिए तो बहुत सारे लोग होंगे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बट क्या पता, अगर इन अटैकर के केस में हम देख सकते हैं कि अगर अटैकर ने मालवेयर या अपना परसिस्टेंस इंस्टॉल करवा के रखा है तो उसको अगर एक्सेस कर रहा है बार बार सर्वर पे तो उसके थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें। अनयूजुअल चेंजेस इन रजिस्ट्री एंड सिस्टम फाइल। रजिस्ट्री की तो के बारे में तो पढ़ा ही होगा सबने, अगर नेटवर्किंग किया होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वगैरह का किया होगा, रजिस्ट्री की तो पता ही होगी। बेसिकली ये होता विंडोज़ में, लिनक्स से कोई रिलेशन नहीं इसका। भाई रजिस्ट्री की में आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन सब कुछ रजिस्ट्री की में ही सेव होती हैं। और यहाँ किसी भी सिस्टम से अगर कोई डेटा डिलीट भी हो जाता है तो उसका भी लॉग जो है रजिस्ट्री की में सेव रहता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा साइबर लॉ इन इंडिया। ये आपके साइबर लॉ हैं कुछ। इन इंडिया साइबर लॉज आर कंटेन्ड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में विच केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 17 2000। ये कुछ लॉज हैं साइबर सिक्योरिटी के, इनको पढ़ लेना आराम से, बहुत सारे हैं, इतने ही नहीं है, 3-4 हैं यहाँ पे खाली, बाकी बहुत हैं। एंड उसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है रीड अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब एंड ग्लोबल कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री कौन से साइबर लॉ को फॉलो करती है उसको भी जानना ज़रूरी है, उसके बारे में पढ़ लेना। एंड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स टाइप के बारे में पढ़ लेना। एक्टिव अटैक होते हैं कुछ, पैसिव अटैक होते हैं, क्लोजिंग अटैक्स होते हैं, इनसाइडर अटैक होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अटैक होते हैं। इसके लिए ब्लॉक पढ़ लेना, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से बता सकता है, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से समझा देता हूँ कोई भी टॉपिक। गरिमा, मनीष, पीयूष, कुलदीप, अपने को कोई इशू नहीं है। सब हैं भी कि भग नहीं गए? है भाई। वही मैं कह रहा हूँ, सब हैं भी कि भग गए? 4 हैं 4 हैं अभी। चलो कोई 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 प्रॉब्लम कुलदीप भाई? नहीं भाई। ये चीज़ आप पा जाओगे, ये नोट्स में शेयर। और इसके साथ एक चीज़ मैं कहूँगा, ट्राई हैकमी पे एक रूम है माइटर अटैक का, आप उसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो, ये सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएंगी, शॉप में मिल जाएगा आपको। मैं दिखा भी दूँ शायद। कुलदीप तेरा कौन सा नंबर ऐड करूँ ग्रुप में, अगर तू करता हो तो? क्या नंबर कौन सा ऐड करूँ ग्रुप में? एक सेकंड रुक जा, देख व्हाट्सएप पे मैसेज भेजू मैं तेरे तरह। देख मैं फोटो लाग रही, एक बंदा लाग रही। माना तेरा कौन से पे लाग कौन से पे नहीं। ठीक है ठीक है भाई ये रूम कंप्लीट कर लेना सब अच्छे से, सॉक लेवल 1 का। ठीक है, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको अच्छे से साइबर डिफेंस के बारे में। बेसिकली मॉनिटर एंड पॉइंट फॉर थ्रेट, मॉनिटरिंग कर सकते हो आप, टूल्स के बारे में बता देंगे आपको ये। ठीक है पीयूष? हाँ भाई। इसको कंप्लीट कर लेना, 2 दिन का टाइम है। कल तो मेनली हम करेंगे अपना लैब सेटअप एंड 1-2 दिन की थ्योरीज और होंगी, उसके बाद हमारा पूरा प्रैक्टिकल पार्ट होगा पूरा। सिर्फ हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, टूल्स के ऊपर करेंगे। रोज होगा, रोज क्लास होगी? क्या चीज? हाँ रोज ही होगी, ट्राई करेंगे। ये लिंक आपको मिल जाएगा सबको अभी डिस्कॉर्ड पे एंड टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों पे। इसको पूरा आप एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम में ऐड कर दियो इसको, मैं नंबर भेज दूंगा तेरे पास। ओके कोई इशू नहीं है। ठीक है चलो फिर कौन सा है टेलीग्राम का? वेट जिसपे CCNA की